नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल की आज की इस कड़ी में हम आज आपको जिस व्यंग्यकार और समीक्षक से मिलवाने जा रहे हैं वे हैं मध्य प्रदेश ही नहीं अखिल भारतीय स्तर पर पिछले कई दशकों से लगातार व्यंग्य की दुनिया में अपना परचम लहराने वाले डॉक्टर पिलकेंद्र अरोरा। डॉक्टर पिलकेंद्र अरोरा उज्जैन के निवासी हैं और एक चर्चित व्यंग्यकार और समीक्षक भी हैं। अभी तक आपके 6 व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य के प्रिंस, पाठक देवो भवा, साहित्य के अब्दुल्ला, ये पुस्तक आपके सामने साहित्य के अब्दुल्ला भावना प्रकाशन से जो प्रकाशित हुई थी। लिफाफे का अर्थशास्त्र, श्री गूगलाय नमः आपके प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह हैं। इसके अलावा आपने राष्ट्रीय स्तर के व्यंग्यकारों से ऑनलाइन सीधी बातचीत पर आधारित एक श्रृंखला का भी लंबे समय तक संचालन किया। उसका नाम था साक्षात व्यंग्यकार। इस कार्यक्रम के अलावा मध्य प्रदेश के रचनाकारों पर केंद्रित एक कार्यक्रम व्यंग्य प्रदेश का भी आपने बहुत ही कुशलता से संपादन किया है। लंबे समय तक टीवी, आकाशवाणी केंद्रों आदि से आप जुड़े रहे हैं। कई व्यंग्य वार्ताओं का आपने प्रसारण किया है और एक जो सबसे बड़ी बात मुझे पिलकेंद्र अरोरा जी की पिछले कुछ दशक में दिखाई पड़ी वो ये कि आप ऑनलाइन कार्यक्रमों के या जो विमोचन या अन्य व्यंग्य समारोह के बहुत अच्छे संयोजक और प्रस्तोता भी हैं। कई कार्यक्रमों का आपने बड़ी कुशलता से ऑनलाइन संचालन भी किया है। मध्य प्रदेश सरकार का अकादमी का यानी कि शरद जोशी कृति पुरस्कार आपको 2021 में प्राप्त हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश लेखक संघ का मणिक वर्मा सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पिलकेंद्र अरोरा सिर्फ व्यंग्य या समीक्षा या संचालन के क्षेत्र में ही कार्यरत हों, बल्कि धर्म, दर्शन, इतिहास के क्षेत्र में भी आपकी गहरी और सार्थक दखलंदाजी है। सिख इतिहास और साहित्य पर आपकी एक रचना युग सृष्टा गुरु नानक देव अभी हाल में प्रकाशित हुई है। इसके अलावा युग दृष्टा गुरु गोविंद सिंह, युग रक्षक गुरु तेग बहादुर, युग ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, स्वरूप एवं दर्शन आदि विषयों को लेकर धर्म, दर्शन और मतलब साहित्य पर 7 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। पिलकेंद्र अरोरा जी की विशेषता है कि अपने व्यंग्य में वो बहुत ही चुटीले अंदाज में बातचीत करते हैं। उनकी जो संवाद शैली है वो बहुत चुस्त और दुरुस्त है। व्यंग्य के साथ हास्य का समावेश उनकी एक खास विशेषता है। अपने व्यंग्यों में वे साहित्य और उसके इर्द गिर्द की दुनिया को लेकर बहुत सारी चुटकियाँ और विसंगतियों का उद्घाटन करते हैं। उनका व्यंग्य संग्रह साहित्य के अब्दुल्ला शीर्षक से जो प्रकाशित हुआ उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नई तकनीकी के नए दौर में साहित्य के अब्दुल्ला भी तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। कई अब्दुल्ला निजी कैमरे के साथ तो कई नेट युक्त मोबाइल के साथ आयोजन में प्रकट होते हैं और कार्यक्रम के रनिंग फोटोज़ व्हाट्सएप और फेसबुक आदि सोशल कही जाने वाली साइट्स पर तत्काल प्रभाव से पोस्ट कर अपने प्रगाढ़ साहित्य प्रेम का नगाड़ा बजाते हैं। तो एक विशेषता है पिलकेंद्र अरोरा की कि व्यंग्य का के साथ साथ हास्य का पुट उनकी रचनाओं में आपको अनिवार्य रूप से मौजूद मिलेगा। एक और उनका व्यंग्य है मेरे योग अनुभव। इस व्यंग्य में वे लिखते हैं, योग सत्र के दौरान कई विचित्र किंतु सत्य अनुभव हुए।
यह महसूस हुआ कि हमारे संतगण मनुष्य में बढ़ती पशुता की व्यर्थ ही चिंता करते हैं, क्योंकि योग के अधिकतर आसनों में मनुष्य नामक सामाजिक प्राणी को भी साक्षात पशु मुद्रा धारण करने का ही प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे भुजंगासन, मकरासन, सिंहासन, मरकटासन, गोमुखासन, गरुड़ासन। भुजंगासन में जहाँ सांप की तरह फन उठाना फुफकारना सिखाते हैं, तो वहीं सिंहासन में सिंह की तरह दहाड़ना। घोर आश्चर्य तो तब हुआ जब पता चला कि एक आसन तो मेरे अशुभ नाम पर ही है, शलभासन। पता होता कि शलभ का अर्थ पतंगा या परवाना होता है तो मैं स्वयं अपने नामकरण संस्कार का बहिष्कार कर देता। पहले स्कूल में माट साहब छात्रों को दंड स्वरूप मुर्गा बनाया करते थे, पर योग क्लास में लोग खुशी खुशी कुक्कुट आसन करते हैं। श्रीमान डार्विन जी के अनुसार बंदर को आदमी बनने में भले लाखों साल लगे हों, पर इधर मरकटा आसन करने पर आदमी कुछ सेकंडों में ही बंदर बन जाता है। तो ये हैं पिलकेंद्र अरोड़ा, जिनके व्यंगों का कहन का अंदाज, कहने का तरीका, शिल्प के प्रयोग सब कुछ अलग हटकर है। तो चलिए आइए सुनते हैं पिलकेंद्र अरोड़ा जी को, उनका व्यंग पाठ उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के स्वरों में। आइए पिलकेंद्र अरोड़ा। मेरी रचना का शीर्षक है बर्थ नंबर 1 का अर्थ। एक बार रेल यात्रा में मुझे एक कोच का बर्थ नंबर 1 मिला। मैं मोगोम्बा की तरह खुश हुआ। मेरा सीना फूलकर 55 इंची हो गया। उस दिन मैं बड़ी आन बान शान से स्टेशन पहुंचा और कोच में अपना स्थान ग्रहण किया। बर्थ नंबर 1 पर मुझे लगा कि मानो मैं किसी कार्यक्रम का अध्यक्ष या मुख्य अतिथि हूं। कोच में एंट्री करता हर यात्री झुककर मेरा अभिवादन करता हुआ लगा। ट्रेन रवाना हुई, टीसी प्रकट हुए। जब टीसी ने सबसे पहले मेरा टिकट चेक किया तो मैं गौरवान्वित हो गया। इससे बड़ा सम्मान मेरा और क्या हो सकता था। वे मेरे लिए गर्व के क्षण थे। मैं व्यंग में नहीं तो क्या कहीं तो नंबर 1 हूं। तब मुझे रेलवे की शुभ, सुखद और मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं फलती हुई लगी। पर ट्रेन चले अभी आधा घंटा ही हुआ था कि पेंट्री कार के अग्निवीरों ने कोच में आक्रमण सा कर दिया। चाय चाय, पानी पानी, खाना बोलो खाना की आवाज़ों से पूरा कोच गूंज उठा। लगा जैसे किसी शांत समुद्र में अचानक कोई तूफान आ गया हो और बर्थ नंबर 1 होने के कारण वह मेरे पास से गुजर रहा है। और उसके बाद तो कोच में ट्रैफिक अचानक बढ़ता ही गया। हर कोई आता जाता पहले मुझे देखता और फिर गेट के अंदर बाहर होता। कुछ ही देर के बाद मुझे लगा कि मैं कोच का अध्यक्ष नहीं हूं, मात्र एक रिसेप्शनिस्ट हूं और बाकी सारे यात्री अतिथि गण हैं जिनका मुझे समय समय पर स्वागत और सत्कार करना है। 4-5 स्टेशन और गुजरे। उसके बाद तो रिसेप्शनिस्ट का मेरा यह भाव भी चला गया और मुझे लगा कि मैं उस कोच का गेट कीपर हूं। और तब मुझे रेलवे की तमाम शुभकामनाओं से शुभ गायब होता दिखा और बर्थ नंबर 1 का मेरा सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में बदलने लगा। रात्रि के 9 बज गए। बर्थ के सदुपयोग का समय।
मैंने सोने का उपक्रम किया, पर यह क्या, कोच का वह क्रूर गेट लगातार बजता ही रहा और मुझे जागते रहो का संदेश देता रहा। सुबह का यह अध्यक्ष रात्रि तक एक चौकीदार की स्थिति में आ चुका था। बर्थ नंबर 1 का मेरा सारा संचित गर्व चूर चूर होने लगा था। रात भर यात्रियों के चेहरे और पेंट्री कार के अग्निवीरों की यलगारें मेरा पीछा करती रहीं। करवटे बदलते रहे सारी रात हम रेलवे की कसम। अंततः सुबह के 6 बज गए। मेरा स्टेशन आ गया और मैंने राहत की प्राणवायु ली और राम राम करता हुआ कोच से उतर गया। वहीं प्लेटफॉर्म पर एक मित्र मिले। मेरा हाल चाल पूछा तो मैंने बर्थ नंबर 1 की अपनी पीड़ा बताई कि कैसे सुबह के कोच का अध्यक्ष रात्रि को एक चौकीदार बन गया था। तुम भाग्यशाली हो मित्र जो सुबह 6 बजे ट्रेन से उतर गए। यदि एक आध घंटा और बर्थ नंबर 1 पर होते तो तुम्हें लगता कि तुम यात्री नहीं, किसी सुविधागर या किसी सुलभ कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज हो। सुनकर मुझे बर्थ नंबर 1 का अर्थ समझ में आ गया। समय पर पहुंचाने के लिए मैंने रेलवे का आभार माना और घर की ओर चल पड़ा। रचना का शीर्षक है भूमिका पहलवान जी के काव्य संग्रह की। बात कोरोना काल की है। जब भी कोई अतिथि घर की कार बेल बजाता था तो लगता था मानो साक्षात काल ही बेल बजा रहा है। उस दिन जब एक परिचित एक सज्जन से दिखने वाले व्यक्ति को घर लेकर आए तो लगा मानो वे सीधे चीन से ही आ रहे हैं। मैंने उन्हें अनिच्छा से भी पोर्च में बिठाया और पूछा कैसे आना हुआ, फ़ोन तो कर लेते भाई। सॉरी सर, भूल हो गई। सर ये गोलू पहलवान हैं। लॉकडाउन में इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं और अब संग्रह प्रकाशित करवाना चाहते हैं। ये पांडुलिपि है और हम चाहते हैं कि भूमिका आप लिखें। आखिर आप प्रतिष्ठित कवि हैं नगर के, परिचित ने कहा। प्रतिष्ठित शब्द सुनकर मेरी बाछें खिलने ही वाली थी कि नगर के सुनकर अचानक ठिठक गए। पांडुलिपि का शीर्षक था अखाड़े के पुष्प। शीर्षक एकदम नया और प्रभावी है। मैंने कहा सर कविताएं भी सभी नहीं हैं, आप अनुक्रम देखिए। परिचित ने कहा। मैंने अनुक्रम देखा। कविताओं के शीर्षक वाकई नए और क्रांतिकारी थे, एकदम क्रांतिकारी, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी। मिट्टी, बादाम, तेल, चंपी, लंगोट, सोटा, बकरा पछाड़ आदि आदि आदि। मन ही मन मैंने आई बला को टाल तू जपा और परिचित से कहा भूमिका आचार्य जिसे क्यों नहीं लिखवाते, वे वरिष्ठ हैं, अभी तक 100 से अधिक भूमिकाएं लिख चुके हैं और भूमिका रत्न से सम्मानित भी हैं। सर एक्चुअली वे कोरोना पीड़ित हैं और मजबूरी में ही हम आपके पास आए हैं, परिचित ने कहा। मजबूरी शब्द मेरे लिए कोरोना से भी बड़ा तमाचा था। मैंने गाल सहलाया और पहलवान जी से पूछा ये कविता की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा कहीं से नहीं सर, लॉकडाउन में अखाड़ा बंद था, दंड नहीं पेले, कविताएं पेल दी। हम पहलवानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है बल्लम, बस लिखकर ग्रुप में डालता रहा, लोगों को पसंद आती रही और मैं लिखता रहा।
अच्छा, आपने पंत प्रसाद और निराला को पढ़ा है? मैंने अपना स्तर जताया। सर, ये किस अखाड़े के हैं? पहली बार नाम सुना, पहलवान जी ने कहा। मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और एक बार फिर कहा, संग्रह का शीर्षक बड़ा अच्छा है, अखाड़े के पुष्प। सुनकर पहलवान जी को लगा मानो उन्हें हिंद केसरी का खिताब मिल गया हो। अच्छा, ये कविताएं कहीं छपी भी हैं या सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाली हैं? मैंने पूछा। लगातार छप रही हैं सर। महाभारत टाइम्स, दैनिक दुर्योधन, साप्ताहिक दुशासन, पाक्षिक कर्ण, आपने नहीं पढ़ी क्या? और फेसबुक पर तो मैं रोज एक कविता पोस्ट करता हूँ। इतने लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं सर, क्या बताऊं। पर गोलू जी, मुझे लगता है अभी आपको और कसरत करना पड़ेगी और इन कविताओं को मांझना भी पड़ेगा। मैंने कहा, कसरत तो मैं सुबह शाम करता हूं सर, पर यदि मैं इन्हें मांझूंगा राखोड़ी से तो पांडुलिपि खराब नहीं हो जाएगी? यह कैसी गलत सलाह दे रहे हैं आप? मेरा सिर न्यूज़ चैनलों के प्रताप से पहले ही भारी था, वरना मैं अवश्य ठोक लेता। पर गोलू जी, इन कविताओं में न भाव पक्ष है न कला पक्ष। मैंने कहा, देखिए, मैं कभी पक्षपात नहीं करता। मेरे लिए सारे पक्ष बराबर हैं। यह कहते हुए पहलवान जी की वाणी में वीर और उनके चेहरे पर रौद्र रस का भाव उभरा, जिसे देखकर मेरे मन में पहले भयानक और फिर शांत रस की करुण निष्पत्ति हुई। अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी, चलो उठो यहां से, ये भाव खा रहे हैं। कवियों की कोई कमी नहीं है शहर में, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। कोई भी भूमिका लिख देगा साला, नहीं लिखेगा तो मेरा ये सोटा किस काम आएगा। यह कहते हुए पहलवान जी और परिचित मेन गेट से बाहर हो गए। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। धन्यवाद। मित्रों, ये थे प्रख्यात व्यंग्यकार और समीक्षक पिलकेंद्र अरोरा जी, जिनका व्यंग्य पाठ आपने सुना। चैनल गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। नमस्कार।